जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे एंजाइम के बारे में। तो क्या होता है एंजाइम, जो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड टॉपिक है, जो क्लास 11th का है। तो आइए समझते हैं एंजाइम के बारे में। हम एकदम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए थोड़ा कुछ एडिशनल ऐड करते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए जानते हैं एंजाइम क्या होता है। तो जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेशन के लिए, तो डाइजेशन हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं होती है। हमारे इस अर्थ के ऊपर इतने ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो बिना एंजाइम के हेल्प से नहीं हो सकता है। तो एंजाइम का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पूरे लाइफ में। तो आइए समझते हैं एंजाइम के बारे में। तो एंजाइम का हम एक डिफिनीशन समझते हैं, एंजाइम क्या है। एंजाइम, सबसे पहले इसका हम एक डिफिनीशन समझेंगे। एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है, इट इंक्रीजेज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, चाहे वो रिएक्शन का रेट कोई भी हो, चाहे स्लो करने का रेट हो, चाहे फास्ट करने का रेट हो। कोई भी रिएक्शन होता है उसको क्या करता है, ये फास्ट करता है। इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इन द रिएक्शन। यानी उस रिएक्शन में बिना वो यूज हुए, यानी एंजाइम उसमें बिना यूज हुए, कंज्यूम हुए, उस रिएक्शन को फास्ट करता है। फिर क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। एनसीईआरटी के बुक में एंजाइम के बारे में बता रहा है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम एक तरीके से क्या होता है, लिखा उसमें ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। लगभग देखा है तो जितने भी एंजाइम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। बट एक्सेप्शन भी कुछ है, एक्सेप्शन भी है कुछ। जैसे यहां पे हमारा राइबोजाइम, राइबोजाइम राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड होता है, एक न्यूक्लिक एसिड है। यानी अगर बात किया जाए तो जितने भी एंजाइम है सारे कहीं ना कहीं प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम क्या है, राइबोजाइम, वो क्या, एक न्यूक्लिक एसिड है। एंजाइम का काम क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, मोस्टली प्रोटीन का बना होता है। केवल एक एक्सेप्शन इसमें राइबोजाइम है, जो क्या हमारा है, न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। अब यहां पे हम क्लियर किए कि जो एंजाइम हमारा है प्रोटीन का बना होता है, यानी प्रोटीन का बना होता है। तो जिस तरीके से प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से एंजाइम का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। उसी तरीके से एंजाइम का भी, जो एंजाइम यहां पे है, एंजाइम का भी क्या होता है, एंजाइम का भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। यानी एंजाइम जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। आइए समझते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। टर्सरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर जब वो जो होता है, जब ये आपको पता है कि जो हमारा प्रोटीन होता है, अगर प्रोटीन एंजाइम है, एंजाइम ही प्रोटीन है, तो हम प्रोटीन से भी लिंक करके समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रोटीन हमारा इस लीनियर फॉर्म में होगा, तो ये हमारा 1 डिग्री यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये थोड़ा सा हेलिक्स की तरह बनाता है, तो ये हमारा सेकेंड डिग्री यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये हेलिक्स आगे जाकर के और आपस में ऐसे सिकुड़ जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। इस तरीके का एक बॉल की तरह फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी को हम लोग 3 डिग्री स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो प्रोटीन हमारा इस तरीके से, तो एंजाइम भी हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो अब ध्यान से देखिए, जो टर्सरी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोटीन ऐसे फोल्ड हुआ है, मान लीजिए टर्सरी स्ट्रक्चर है,
ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर है जो बॉल की तरह दिख रहा है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, तो टर्सरी स्ट्रक्चर में एंजाइम भी एग्जिस्ट करता है। तो मान के चलिए ये हमारा 3 डिग्री स्ट्रक्चर यानी टर्सरी स्ट्रक्चर है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर जब फोल्ड होते हैं आपस में ये, तो इसके अंदर आपको कहीं कहीं क्या दिखेगा, ये देखिए जैसे ऐसे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, या मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है, ये सारे जो पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं क्रीवाइसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रीवाइसेस, या इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, पॉकेट्स के नाम से। इसको हम लोग पॉकेट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी क्रीवाइसेस के नाम से भी जानते हैं और पॉकेट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें से कुछ क्रीवाइसेस या कुछ पॉकेट जो होते हैं, जितने सारे पॉकेट दिख रहे हैं, क्रीवाइसेस दिख रहे हैं किनारे किनारे आपको ऐसे, इसमें से कुछ क्या होते हैं, सम एक्टिव होते हैं। सम क्या होते हैं, इसमें से एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। यानी जो टर्सरी स्ट्रक्चर उसमें जब फोल्ड हो रहा है तो कहीं पे कुछ क्रीवाइसेस या पॉकेट्स बन रहे हैं, उन सारे पॉकेट्स में से कुछ पॉकेट्स एक्टिव होते हैं, उस पॉकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं। अब इसको हम इस एंजाइम का जो वर्क है एक लॉक एंड की में थियरी से समझेंगे, हाइपोथेसिस से समझेंगे। इसको लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या बताता है ये, और क्या होता है एक्टिव साइट, किस तरीके से एंजाइम बिना कंज्यूम हुए उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते, इसको हम समझेंगे। थोड़ा सा पहले आप एक एनिमेशन देख लीजिए। यहाँ पे कैसे देखिए, एक एंजाइम है और उसके पास एक एक्टिव साइट है, और वहां पे सबस्ट्रेट आकर के उस एंजाइम से क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसका रिएक्शन क्या हो जा रहा है? फास्ट हो जा रहा है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये रिएक्शन एनिमेशन के थ्रू। एनिमेशन देख लीजिए। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल लेकर समझा जाए हम लोग, तो एक लॉक एंड की थियरी होता है। क्या होता है? लॉक एंड की थियरी। लॉक एंड की थियरी ये क्या बताता है? देखिए लॉक एंड की थियरी में क्या हो रहा है। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया? एंजाइम हो गया। ये हमारा क्या है? एंजाइम। तो ये एंजाइम हो गया। तो ये हमारा उसका क्या है? ये उसका है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। ध्यान दीजिए, जो पहले हम लोग बात की थी हमारे पॉकेट या क्रीवाइसेस के, जो इसमें से एक्टिव था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव साइट। यहां पे हमारे पास क्या है? ये हमारा है सबस्ट्रेट। ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब इनके बीच में जब रिएक्शन होगा तो लॉक एंड की आकर के की, ये हम इसको मान लीजिए की समझ ले रहे हैं हम लोग। ये हमारा क्या है? की है। जो सबस्ट्रेट है क्या? सबस्ट्रेट आप समझिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए हम कोई खाना खाएं, अगर डाइजेशन का एग्जांपल लिया जाएगा, तो मान लीजिए हम लोग क्या खा रहे हैं? प्रोटीन खा रहे हैं, और हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम प्रोटीएज है। तो प्रोटीएज जो एंजाइम है वो हमारा लॉक हो गया, और जो प्रोटीन हमारा जो प्रोटीन है वो हमारा की हो गया, यानी सबस्ट्रेट हो गया। जिसको डाइजेस्ट करना है वो सबस्ट्रेट, और जो डाइजेस्ट करने आ रहा है एंजाइम उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंजाइम बोलेंगे। तो ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट हो गया, तो इसको हम लोग की बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉक बोलेंगे। इसको हम लोग लॉक बोलेंगे। अब क्या होता है देखिए, अब आगे चल के थोड़ा डायग्राम छोटा बनाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा पहले ही बन चुका है। तो अब देखिए यहां पे दोनों जब कंबाइन होंगे आकर के ऐसे, यहां पे देखिए ये हमारा एंजाइम है, तो इसके अंदर आकर के हमारा सबस्ट्रेट आकर के ऐसे बाइंड हो जाएगा। और फिर कुछ समय बाद रिएक्शन आप देखेंगे तो यहां पे सबस्ट्रेट छोटे छोटे भाग में टूट जाएगा, लेकिन एंजाइम जो है उसी तरह का उसी तरह यहां पे रहेगा। ये हमारा एंजाइम उसी तरह का उसी तरह रह गया, और सबस्ट्रेट टूट के क्या हो गया? छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा प्रोसेस हो गया। अब यहां से एंजाइम इधर चला जाएगा, फिर दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और उसको तोड़ेगा। बाकी सबस्ट्रेट इसमें टूट करके क्या हो गया? सेपरेट हो गया। तो ये है लॉक एंड की थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी क्या बताती है कि एंजाइम जो है बिना कंज्यूम हुए सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवा कर क्या करता है? उसका
रेट ऑफ रिएक्शन हाई करके उसको तोड़ना है जो तोड़ करके, या जोड़ना रहेगा जो जोड़ करके क्या करेगा उसको अलग कर देगा, और एंजाइम क्या हो जाएगा फिर से वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारा लॉक एंड की थियरी जो है, ये थियरी हमको एंजाइम के कंसेप्ट को समझाने में थोड़ा इजी करता है ये। तो इस तरीके से हम इसके कंसेप्ट को समझ गए। अब ये बात करते हैं हम लोग एंजाइम का, थोड़ा सा और कंसेप्ट समझते हैं एंजाइम के बारे में। अब एनसीईआरटी के बुक में जैसे बता रहा है कि अगर एंजाइम के, जैसे देखिए यहां पे हम कोई एग्जांपल जैसे ले रहे हैं कैसे एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होकर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो मान लीजिए यहां पे हम लोग लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहां से एक चीज बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूं, नहीं शायद हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा हमारा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2CO3 होता है। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, शायद इसका फॉर्मूला सही हो, H2CO3। तो ये कार्बोनिक एसिड तैयार हो गया यहां पे, कार्बोनिक एसिड। अब देखिए ये जो रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो इन दोनों में जब रिएक्शन हुआ है तो कार्बोनिक एसिड बना है। अब देखिए अगर यही कार्बोनिक जो एसिड का एसिड है, अगर यहां पे कैसे हो रहा है विदाउट कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखिए यहां पे एक चीज और छूट गया था, कैटलिस्ट। एंजाइम को कैटलिस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है उसको, सॉरी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट एक तरीके से हमारा क्या हो गया, एंजाइम। यहां पे बात हो रही है विदाउट एंजाइम, बिना कैटलिस्ट के। अगर यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्शन करवाया जाएगा तो कार्बोनिक एसिड तो बनेगा, लेकिन कितना बनेगा, वो 200 मॉलिक्यूल सिक्योल बनेगा। बुक में बता रहा है यहां पे 200 मॉलिक्यूल्स, यानी 200 मॉलिक्यूल्स बनेगा कितने में, तो इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर केवल 200 कार्बोनिक एसिड के मॉलिक्यूल बनकर के तैयार होंगे। लेकिन बात करें वहीं अगर हम यहां पे क्या ऐड कर दे रहे हैं, विथ कैटलिस्ट यानी एंजाइम के हेल्प से। और एंजाइम हमारा क्या होगा, कार्बोनेज डिहाइड्रेज, ये हमारी एंजाइम है। इसके प्रेजेंस में अगर किया जाएगा तो ये जो आपको कार्बोनिक एसिड का जो मॉलिक्यूल बना हुआ है ये बनेगा आपका 6 लाख पर सेकेंड। अब देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है, जहां 1 घंटे के अंदर केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहा है बिना कैटलिस्ट के, बिना एंजाइम के। वहीं उस रिएक्शन में कैटलिस्ट आ गया, एंजाइम आ गया, तो उस रिएक्शन को, उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 1 सेकेंड के अंदर 6 लाख मॉलिक्यूल बन करके तैयार हो जा रहा है कार्बोनिक एसिड का। तो सोचिए कितना फास्ट हो रहा है। तो बुक में बताया भी है कि ये अगर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा तो बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस से 10 मिलियन टाइम फास्ट ये प्रोसेस हो रहा है। सोचिए कितना फास्ट ये हो रहा है। तो ये एनसीईआरटी की बुक समझा रही किस तरीके से एंजाइम के हेल्प से रिएक्शन कैसे फास्ट होता है और बिना एंजाइम के हेल्प से रिएक्शन कितना स्लो होता है। अब ये समझते हैं, 2 डिफरेंस बताया हुआ है। अब बुक में कैटलिस्ट का दो टाइप के कैटलिस्ट के बारे में बता रहा है। दो टाइप के कैटलिस्ट, एक हमारा कैटलिस्ट होता है ऑर्गेनिक और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक। अब देखिए ऑर्गेनिक के अंदर क्या आता है, एंजाइम आता है। जितने भी एंजाइम होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर। क्यों एंजाइम ऑर्गेनिक के अंदर आ रहे हैं, तो देखिए हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि एंजाइम किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन किससे बनते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। अमाइनो एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अमाइनो एसिड है उससे मिलकर के प्रोटीन बना हुआ है, तो प्रोटीन से मिलकर के क्या बना हुआ है, एंजाइम। तो एंजाइम हमारा क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हो गया। एक ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक
कैटलिस्ट। अब देखिए इंजाइम इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर एग्जांपल अगर कोई लिया जाए हम लोग तो इनऑर्गेनिक के, जैसे यहां पे सोडियम फॉस्फेट Na2SO4, सोडियम फॉस्फेट इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम है ये वर्क इन सूटेबल कंडीशन। अगर कोई सूटेबल कंडीशन रहेगा तो उसमें ये एंजाइम काम करेगा। सूटेबल कंडीशन इसके लिए क्या है, तो टेम्परेचर है। अगर सूटेबल टेम्परेचर रहेगा और सूटेबल क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, तब जाकर के एंजाइम काम करेगा। लेकिन बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की, तो ये एनी कंडीशन में क्या कर लेगा, ये वर्क करेगा, किसी भी कंडीशन में ये वर्क करेगा। अब ध्यान से देखिए अब क्या बता रहा है। जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए तो टेम्परेचर अगर ज्यादा, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो एंजाइम ये काम करना अपना स्लो कर देगा। लेकिन यही बात करें अगर ये 40 डिग्री से ऊपर हो गया तो इसका कोई काम स्लो नहीं रहेगा, फास्ट ही रहेगा। इसका वर्क क्या रहेगा, इसका वर्क क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा जिस तरीके से काम कर रहा था। लेकिन इसका वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे स्लो हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, इसका फास्ट रहेगा। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन में कुछ दिया हुआ है। जैसे यहां पे बता रहा है कि एक एग्जांपल इसमें यह है, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक तरीके से ऑर्गेनिक एंजाइम है जो किससे ऑब्टेन होता है, तो ये ऑब्टेन होता है हमारा थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ये एक ऐसी एंजाइम है जो ऑर्गेनिक तो है लेकिन ये 40 डिग्री की टेम्परेचर से ऊपर होने पे इसका काम स्लो नहीं होता है, ये उस पर भी काम करता है। लगभग ये 80 से लेकर के 90 डिग्री सेल्सियस तक ये अपना सूटेबल अपना वर्क जो है मेंटेन करके रखता है, उस पर भी ये काम कर सकता है, इसमें कोई इसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक का, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं होता, किसी भी कंडीशन में ये काम कर सकता है। इसके अलावा बाकी जो एंजाइम है जैसे 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये काम करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन जैसे हाई टेम्परेचर होता है वो कैसे होता है, डीनेचर हो जाएंगे। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में तो सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी है तो प्राइमरी में आ जाएगा, और प्राइमरी है तो प्राइमरी में तो मान लीजिए ऐसे हो जाएंगे, उसका डीनेचर हो जाएगा कि वो वर्क ही नहीं करेगा। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में डिफरेंस। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हमारा जहां एक सूटेबल टेम्परेचर प्रेशर में काम करता है, वहीं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हमारा किसी भी कंडीशन में काम करता है। अब आगे समझिए। एक ग्राफ से हम थोड़ा क्लियर करते हैं। जैसे यहां पे ग्राफ दिया हुआ है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। ये हमारा है, इस पे हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं और यहां पे ले रहे हैं वर्क ऑफ एंजाइम या एक्टिविटी, एक्शन ऑफ एंजाइम, एक्शन ऑफ एंजाइम या उसका वर्क एक्टिविटी, और यहां पे हम टाइम लिए हुए हैं। तो अब ध्यान से देखिए कैसे ये काम करता है। क्यों ये एंजाइम जो होता है सूटेबल टेम्परेचर पे ही काम करेगा। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वर्क बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वर्क बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे वर्क बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वर्क घटते चला जाएगा। ऐसे इस तरीके कुछ ग्राफ बनता है। यानी ये जो इसका यहां पे क्या होगा, इसका जो वर्क है एंजाइम का बहुत फास्ट ज्यादा होगा, यहां पे इसका वर्क ज्यादा होगा, तो ये उसका क्या हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और जैसे इसके बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका वर्क धीरे धीरे घटते चला जाएगा, क्योंकि इसके बाद एंजाइम डीनेचर होते चले जाएगी और इसके नीचे आएंगे तो इसके भी क्या होगा, स्लो होगा। एक चीज और ध्यान दीजिए नोट करके, बुक में क्या बता रहा है, बुक में बताया हुआ है क्या चीज, कि जो भी एंजाइम होता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वहीं 10 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कोई भी एंजाइम अगर काम कर रहा है और जैसे हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल, और जैसे ही रेट 10 डिग्री घटाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी 10 डिग्री बढ़ाने से डबल और 10 डिग्री घटाने से क्या होता है, वो हाफ हो जाता है। तो ये हमारा है एंजाइम। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर एंजाइम के ऊपर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ,
थैंक यू, जय हिंद।